इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और क्लास 11th में आ चुके हो तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और इस पूरे वीडियो में इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में लेकर के चलेंगे। हर एक टॉपिक, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके स्कूल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास यदि चैप्टर सेट्स हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके एक एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सेट्स। डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को डिफाइन कैसे करेंगे। सेट्स का डेफिनेशन होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा और आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, जहां पे जरूरत पड़े नोट्स जरूर बनाते रहो। एंड अपने पास जब भी जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ और आगे बढ़ो। अ वेल डिफाइंड अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। ये वेल डिफाइंड क्या चीज होती है, मैं कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसमें कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कुछ नॉन मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि अ सेट ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर, अ सेट ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है। पूरे दुनिया में मंथ इन अ ईयर फिक्स्ड है, वेल डिफाइंड है, जनवरी फरवरी मार्च से लेकर के दिसंबर तक। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। दिस इज अ काइंड ऑफ सेट। यदि मैं कहता हूं अ फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ सेट। अ फेमस, अ सेट ऑफ ऑल फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। फेमस एक ऐसा वर्ड है जिससे ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है। सो अ फेमस, अ सेट ऑफ ऑल फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ सेट। अ सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड, अ सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, दिस इज नॉट अ सेट। बिकॉज ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। बट यदि मैं कहता हूं अ सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम, ये एक सेट है। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हमें पता है और बीसीसीआई ने डिफाइन कर दिया है कि यही लोग खेलेंगे। तो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये वेल डिफाइंड है, अ सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर इन इंडियन क्रिकेट टीम। समझ में आ रही बात? तो जो चीज़ें वेल डिफाइंड है, जो चीज़ें, ध्यान से सुनो, लॉजिक क्या है। देखो, मैथमेटिक्स कभी भी पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, सीखने का सब्जेक्ट है। आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया? अ वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, उसको हम कहते हैं सेट्स। और यदि कोई चीज़ पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, वो सेट नहीं है। यदि मैं कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं कह सकता हूं a set of all natural number, natural number less than 10, ये सेट है। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होगा, तो ये वेरी नहीं कर रहा है। तो वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझा गया। वेल डिफाइंड का मतलब कि जो चीज़ें दुनिया में यूनिवर्सल एक जैसी है, जो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं कर रही है, उसको हम वेल डिफाइंड करते हैं। और जहाँ पे क्वालिटी वाली कोई वर्ड आ जाती है, फेमस, डेंजरस, ठीक है, ये ब्यूटीफुल, इस तरह के कोई वर्ड आते हैं, वो हमेशा सेट नहीं होगा। तो आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, विच आर द फॉलोइंग सेट। आप देखो, बहुत सारे स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी या किसी भी रेफरेंस बुक में मिलेगा, आप उसमें देखना, इस तरह के वर्ड को हटा दो, बाकी सब सेट होगा। मैथमेटिकल, नॉन मैथमेटिकल, जो भी एग्जाम्पल हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट फॉर्म। Either we can represent in set builder form or we can represent in roster form. You know what do you mean by set builder form? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है एंड रोस्टर फॉर्म क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ।
मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैं कहता हूँ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट सच दैट, ये जो मैंने डबल डॉट लगाया इसका मतलब होता है सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट। अब मैं एक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि एक्स क्या है। मैं कहता हूँ एक्स इज अ मंथ in a year start with the letter J, with the letter J, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में आप एक एलिमेंट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब ये x क्या क्या है, यदि मैं उसको अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके लिखता हूं उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी सेट को यदि मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो दिस सेट कैन आल्सो बी रिटन एज इन रोस्टर फॉर्म। मैंने कहा x इज अ मंथ इन अ ईयर स्टार्ट विद द लेटर j। तो j से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ हो सकते हैं? मैं कह सकता हूं जनवरी, मैं कह सकता हूं जून, और मैं कह सकता हूँ जुलाई। तो यदि आप एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके रिप्रेजेंट करते हो तो दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये मैंने आपको एक नॉन मैथमेटिकल एग्जांपल बताया, ऐसे और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं। यदि मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि x इज सच दैट x इज अ होल नंबर, x इज अ होल नंबर लेस देन 5, राइट। दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि हमने एक लेटर, एक एलिमेंट x लिया और हमने x को एक्सप्लेन किया है स्टेटमेंट के फॉर्म में। बट अब इस एक्सप्लेनेशन को यदि मैं कॉमा से सेपरेट करके अलग अलग लिख देता हूं यहां पर, तब ये क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। एंड सेट बी, मैंने कहा x इज अ होल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा होल नंबर, 0 1 2 3 एंड 4। तो हमने कॉमा सेपरेट कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो मैंने कहा ये हमारा है रोस्टर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को कई तरीके से लिख सकते हैं। मैंने जो सेट बी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसे मैंने स्टेटमेंट लिखा। सेट बी को हम ऐसा भी लिख सकते थे, सेट बिल्डर को हम सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन एज x is such that x belongs to whole number and x is less than 5। एक ही बात है, एक ही बात है। हम आइदर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें या सिंबल से रिप्रेजेंट करें, ये दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के अलग अलग मेथड हैं, और इसको हमने रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको नॉन मैथमेटिकल एग्जाम बताया, मैंने आपको एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल बताया। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर लेकर के आता हूँ इस चैनल के ऊपर। और अभी ये फर्स्ट चैप्टर धीरे धीरे करके हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आपका कंप्लीट कंटेंट, जो भी टॉपिक, जो भी कंफ्यूजन है, किसी चैप्टर को रिवाइज करना है, आप देखो। और कई सारे शॉर्टकट टिप्स, टेक्निक्स, मैथमेटिक्स रिलेटेड एक से बढ़ के एक वीडियो हम इस चैनल पर लेकर के आते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, तो मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैंने कहा रोस्टर फॉर्म क्या होता है। आपने देखा what is set builder form and what is roster form and how to convert set builder into roster। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो कि पहले से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और इन सब को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव x इज एन इंटीजर। ओके, अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंबल्स क्या यूज करेंगे हम इस चैप्टर में और कितने तरह के सिंबल्स होते हैं। पहले आप देखिए इसमें x इज एन इंटीजर, पढ़िए क्वेश्चन को। x इज एन इंटीजर एंड इट लाइज बिटवीन -1 to 9। -1 की तरफ इक्वल टू साइन भी लगा हुआ है, 9 की तरफ इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है। सो वी कैन स्टार्ट विथ -1, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 को नहीं लेना क्योंकि 9 की तरफ नहीं लगा हुआ, और ये इंटीजर्स हो गया, हमने लिख दिए सारे इंटीजर्स हमने।
सो दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म था, मैंने उसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, सेट बी पढ़िए, सेट बी क्या है हमारे पास, एक्स इज एन ऑड इंटीजर एंड ग्रेटर देन -2। कई बार ऐसे भी सेट आपको मिलेंगे जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। आगे जब हम टाइप्स ऑफ सेट पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जहां पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसको एग्जैक्ट लिखा नहीं जा सकता है, तो तीन चार एलिमेंट को लो एंड डॉट 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 लगा दो। हमने कहा एक्स इज एन ऑड इंटीजर लेस देन -2, सॉरी ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा और इंटीजर। ओके, और इंटीजर क्या है जी, और इंटीजर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। बहुत सारे और इंटीजर हो सकते हैं अप टू इन्फिनिटी, तो इसलिए हमने उसको क्या कहा, हमने और इंटीजर्स को डॉट 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 लगा दिया इसके आगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है एक नॉन मैथमेटिकल एग्जांपल है, सेट सी। आप देखो, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो एम कॉमा सेपरेट करना है, ए टी एच ई। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेट के अंदर एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। आप एक ही सेट के अंदर 1 1 1 3 बार नहीं लिख सकते, या एम एम 2 बार नहीं लिख सकते, ए 2 बार नहीं लिख सकते। एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट यूनिक एलिमेंट होते हैं। इसका रीजन है क्यों यूनिक होता है, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल नंबर, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी हमें फाइंड करना है। यदि हम एक ही एलिमेंट को रिपीट कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो पता ही नहीं चल पाएगा हमें, इसलिए एक एलिमेंट एक सेट के अंदर दोबारा रिपीट नहीं होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे एम दोबारा आ रहा है, बट मैं नहीं लूंगा। एम ए भी दोबारा आ रहा है, टी भी आ रहा है, नहीं लेंगे। आई सी एस। तो इस तरीके से हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, हमारे पास जो सेट डी आप देख रहे हो, सेट डी में एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको सॉल्व करना है। लिखा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपको रफ में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसकी रियल वैल्यूज पता करनी है। तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, और आप देख लो यहाँ पर, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर 9 एंड प्लस 16 25। ओके, तो स्प्लिट हो जाएगा। आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। यदि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं होता तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। सो वी गॉट टू फैक्टर, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ एक्स -4 एंड 1। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था कि आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर क्या लेना है, तो इस केस में आपको रियल नंबर कंसीडर करना है। सो वी कैन कंसीडर टू रियल नंबर -4 एंड 1। नंबर्स वाले क्वेश्चन में आंसर को जनरली असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। ओके ओके, अब पॉइंट नंबर ई, सेट ई को देखो। सेट ई में लिखा है एक्स इज अ प्राइम नंबर लाइज बिटवीन 10 to 20। 10 से 20 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर होते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये टॉपिक आपने बचपन से आज तक पढ़ा हुआ है। आपको पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स आपको पता है। अब मैं देखूंगा 10 से 20 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर्स आते हैं। ओके, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 11, the second prime number is 13, then 17 and then 19. These are the prime number which lie between 10 to 20. Okay, next set f क्या लिखा है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1, एक ही एलिमेंट आएगा -1। ओके जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़िए पॉइंट नंबर जी को, बहुत इंटरेस्टिंग है। x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर होगा जिसमें सम ऑफ द डिजिट 8 होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला नंबर मैं कह सकता हूँ 17। 2 डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए और सम ऑफ द डिजिट 8 होना चाहिए। ओके, फिर मैं कह सकता हूँ 26, मैं कह सकता हूँ 35, मैं कह सकता हूँ 44, मैं कह सकता हूँ 53, मैं कह सकता हूँ 62, मैं कह सकता हूँ 71 और मैं कह सकता हूँ 80। सो दीज आर ऑल 2 डिजिट नंबर्स जिनमें डिजिट्स का सम 8 है ऑलवेज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत आसान टॉपिक है ये, लग ही नहीं रहा है कि कुछ क्लास 11th का टॉपिक है ये। इसके बाद द लास्ट क्वेश्चन वी हैव,
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, एक ऐसा रियल नंबर सोचो, थिंक अबाउट अ रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन इटसेल्फ। एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, एक ऐसा रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर जो अपने आप से बड़ा है। इज इट पॉसिबल? क्या संभव है कि एक नंबर, एक रियल नंबर अपने आप से बड़ा हो? कभी नहीं हो सकता। एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स एक्स से बड़ा कैसे होगा? किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। तो कई बार ऐसे भी सेट बिल्डर फॉर्म मिलते हैं जहां पर उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सो देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट। एक्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन एक्स में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसको हम ब्लैंक ब्रैकेट लगा सकते हैं। एंड दिस सेट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट, जो हम आगे टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ने वाले हैं। आप इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो 5। इधर आप सेट का ब्लैंक ब्रैकेट लगा दो या आप सिंबल से रिप्रेजेंट करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपने देखा, मैंने एक एग्जांपल से बताया कि हाउ टू कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 2, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म उल्टा कैसे करना है। देखो, सेट बिल्डर को कई तरीके से लिख सकते हो। सेट बिल्डर को स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर को हम सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो -1 0 1 2 3 लगातार कंजिक्यूटिव नंबर है अप टू 8। बहुत बढ़िया। तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड x इज लाइज बिटवीन -1 to 8। बहुत बढ़िया। -1 से 1 8 के बीच के इंक्लूडिंग -1 and 8 ऑल इंटीजर्स, जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में देखा, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। आप चाहते तो इसको स्टेटमेंट में लिख सकते थे, वो भी सही होता। आप लिख सकते थे x इज एन इंटीजर विच लाई फ्रॉम -1 to 8, ये भी ठीक था, बट मैंने सिंबल से लिखा। सिंबल ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है दिखने में। ओके, सेट बी की बात करते हैं। सेट बी, ये सेट ए था हमारा। सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में हमारे पास है 3 6 9 12। बहुत बढ़िया। मैं इसको सिंबल से कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 3n। मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 3n, मतलब x 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, जिसमें n एक इंटीजर है और n 4 से छोटा है, ये 4 के इक्वल है। तो दो चीजें मैंने कही। मैंने कहा n इंटीजर है, सॉरी नेचुरल नंबर है। मैंने कहा n नेचुरल नंबर है एंड 4 या 4 से छोटा है, 4 या 4 से छोटा नेचुरल नंबर, और x क्या है? 3n है। अल्टीमेटली हमने x को रिप्रेजेंट किया बट n के फॉर्म में किया है, 3n। अब यदि इस सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना चाहो, यही मिलेगा। ठीक है, ओके। सी में हमारे पास 10 11 12 13 14 15। इंटरेस्टिंग। आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज लाई बिटवीन 10 to 15, कोई चैलेंज नहीं है। ओके, सेट डी बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग। x इक्वल टू 1/n, देख लो सबका न्यूमरेटर 1 है, सबका न्यूमरेटर, फ्रैक्शन को देखो, सबका न्यूमरेटर n है और डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑल नेचुरल नंबर। तो हमने डिनोमिनेटर को n ले लिया, नेचुरल नंबर, न्यूमरेटर को हमने 1 ले लिया। इंटरेस्टिंग। ओके, ई हमारे पास सिर्फ 0 है। सिर्फ 0 तो आप कैसे भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 1। 1 से छोटा होल नंबर क्या है? 0। अच्छा, जरूरी नहीं कि यही आंसर होगा, आप इसको और भी कई तरीके से लिख सकते हो। आप इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, आप रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली याद रखना कि इस सेट बिल्डर फॉर्म को यदि रोस्टर में कन्वर्ट किया जाए तो वही आना चाहिए। ठीक है, ओके। सेट एफ, सेट एफ हमारे पास है 5। मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 5 टू द पावर n। अगेन सेम थिंग, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। मैंने कहा 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4। आप देख लो यही नंबर्स आ रहे हैं, 5 25 125 625। नंबर के पैटर्न को पकड़ लो और उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, या जैसे भी आप रिप्रेजेंट करो, उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं। मैंने जितने भी टाइप के एग्जाम्पल आपको बताए, इससे आप बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कर सकते हो। आइडिया, लॉजिक
कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ। कुछ और क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और कोई वीडियो जिसके ऊपर मुझे बनानी चाहिए वही मुझे बताइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पॉइंट नंबर जी की बात करें, मैं पढ़ता हूँ 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये सब क्या है? ये कैसे नंबर, पढ़ो ना लास्ट क्वेश्चन में, कैसा नंबर है ये प्राइम नंबर्स है। ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर फ्रॉम 5 to 29 मैं लिख सकता हूँ x इज सच दैट, स्टेटमेंट का फॉर्म लिखता हूँ। x प्राइम नंबर का कोई सिंबल नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट में लिखो x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लाई बिटवीन 3 and 30। 3 and 30 के बीच के सारे प्राइम नंबर हमने ले लिए। तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर सबसे पहले क्या आएगा? 5, 7, फिर आएगा 11, 13, 17, 19, 23, 29। सारे प्राइम नंबर हमने ले लिए 3 से 30 के बीच के। तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा मुश्किल था, बट फिर भी हमने कन्वर्ट कर लिया सभी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में। नाउ विल डिस्कस अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ये देखो, सबसे पहले मैंने इस सिंबल के बारे में आपको बताया था। दिस सिंबल इज कॉल्ड सच दैट। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू। ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्या बात है, एक सिंबल को काट दिया तो नॉट हो जाएगा। हमेशा नहीं होता है, गड़बड़ मत करना यहाँ पे। हाँ, इक्वल टू को काट देने से नॉट इक्वल टू होता है, बिलोंग टू को काट देने से नॉट बिलोंग टू होता है, बट ये हमेशा करेक्ट नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि प्लस को काट दो तो माइनस नॉट प्लस हो जाएगा, या मल्टीप्लाई को काट दो तो नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कुछ ही केस में पॉसिबल है, इसलिए मैंने स्पेशली इसको रिप्रेजेंट किया है कि जहाँ पे काट दिया नॉट होता है, बट ये कुछ ही सिंबल में होता है, सभी सिंबल्स में पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास ये है सबसेट का सिंबल। उसके बाद हमारे पास ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, प्रॉपर सबसेट। इसके बाद हमारे पास नॉट अ सबसेट का सिंबल है, नॉट अ सबसेट, ये हमारे पास सिंबल है। इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में यूनियन, ये हमारे पास एक सिंबल है यूनियन। फिर हमारे पास सिंबल है इंटरसेक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो अगले इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में भी हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास सिंबल है माइनस का, जिसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। प्लस इस चैप्टर नहीं आएगा, केवल माइनस आएगा, इसलिए हम स्पेशली जिक्र कर रहा हूँ मैं इसके बारे में। ये सिंबल होता है डैश, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये हमेशा एम्प्टी सेट का सिंबल होता है। जिस चैप्टर में जब भी 5 आएगा इसका मतलब एम्प्टी सेट है, दिस इज कॉल्ड 5। ओके, इसके बाद कुछ नंबर्स की बात की जाए तो n फॉर नेचुरल नंबर। आप इस बात को जरूर लिख लीजिए अपने नोटबुक पे, आपको रिवीजन में काम आएगा। w इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, उसके बाद z इज कॉल्ड इंटीजर्स, कैपिटल Z हमने यहाँ पे लिखा है, इंटीजर्स। इसके बाद स्मॉल z इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। q इज फॉर रैशनल नंबर, I इज फॉर इर्रेशनल नंबर। कई जगह पे कैपिटल I को इंटीजर्स भी लिख देते हैं, बट एक्चुअली हम लोग कैपिटल Z से इंटीजर को एंड कैपिटल I से इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड R इज फॉर रियल नंबर। तो ये कुछ नंबर्स के सिंबल मैंने आपको बताया और कुछ और सिंबल बताया। ये सभी सिंबल्स को हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, और कुछ ब्रैकेट यूज करेंगे जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इन सभी सिंबल्स को नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट है। सबसे पहला है एम्प्टी सेट, द फर्स्ट वन एम्प्टी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ऐसा सेट जो कि सेट बिल्डर में तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट जैसे हम उसको कन्वर्ट करके रोस्टर में लिखना चाहें तो हम देख रहे हैं उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है। तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है देयर इज
no element in a set called empty set। मैं कुछ एग्जांपल से इस बात को आपको बताता हूँ। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक सेट ये है, x is such that x belongs to natural number and x is less than 1। मैं जो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप इसको कोशिश करना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। मैं एग्जांपल लिखते जा रहा हूँ, आप फटाफट ट्राई करो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का। आप देखो कितने एलिमेंट मिल रहे हैं। यदि कुछ एलिमेंट नहीं मिल रहा है मतलब ये एम्प्टी सेट है, और इसको हम नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट कैन ऑल्सो बी नोन एज नल सेट, इसको हम वाइड सेट भी कहते हैं। एक ही बात है, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, इन सबका मीनिंग सेम है, राइट। ओके, हम बात करते हैं कुछ नॉन मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक्स इज अ मंथ in a year having more than 31 days। ठीक है जी। X is a month in a year having more than 31 days। ढूंढो कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन से ज्यादा होता है? कोई भी नहीं है। सो दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज कॉल्ड नल सेट, दिस इज कॉल्ड वाइड सेट। मैंने मैथमेटिकल एग्जांपल बताया, नॉन मैथमेटिकल बताया, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सेट और खासकर एम्प्टी सेट के ऊपर बनते हैं, राइट। इसके बाद हमारा जो दूसरा टाइप यहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का मतलब होता है देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन अ सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलेटन सेट। का इसमें एक ही एलिमेंट होता है, देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द सेट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। एग्जाम्पल ऐसा कैसे होगा? हाँ देखो, जब भी एग्जाम्पल लिखने की बात कही जाए हमेशा एग्जाम्पल को सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, रोस्टर में नहीं, सेट बिल्डर में लिखो। मैं कुछ एग्जाम्पल सेट बिल्डर में लिख के दिखाता हूँ आपको। सेट सी, मैं कहता हूँ एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, कितने एलिमेंट आए? एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2। जो दुनिया में सिंगल पीस है उसको हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। नाम से क्लियर है। मैं यदि एक और एग्जांपल देता हूं, अभी जैसा मैंने एम्प्टी सेट में लिखा था, मैं कहता हूं एक्स इज अ मंथ इन अ ईयर हैविंग लेस देन 30 डेज। 30 दिन से कम कौन सा महीने में होता है? सिर्फ एक ही है दुनिया में, सिंगल पीस है ये। एक ही ऐसा महीना है जिसमें 30 से कम दिन होते हैं, वो है फरवरी। तो सेट रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? एक ही एलिमेंट आएगा। तो जिन सेट को सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करने के बाद उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है उसको हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। सो वी गॉट एम्प्टी सेट एंड सिंगलेटन सेट। इसके बाद हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बहुत आसान है। फाइनाइट सेट नाम से क्लियर, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जिसमें डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट in a set is defined called finite set। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज डिफाइंड, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन होता है उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। डिफाइन मतलब 100, 200, 500, 1000 एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि 5-10 एलिमेंट भी होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट यदि पता है हमें कि 0 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, 200 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो फाइनाइट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट पता ही नहीं है तो मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट। एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल जब लोगे तभी आपको चीज़ें बेटर समझ में आती है। आप देखिए ना, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट ए है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके,
मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आप ही बताना कि इसमें कौन सा फाइनाइट कौन सा इनफाइनाइट है। मैं कहता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखो ना, सेट ए x लेस देन इक्वल टू 10, नेचुरल नंबर 10 या उससे छोटा कितने नेचुरल नंबर, बिल्कुल पता है 10 ही नेचुरल नंबर है, मतलब ये फाइनाइट सेट है, दिस इज फाइनाइट। बट मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं, बट फाइनाइट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पता है हमें। आप मैथमेटिकल नॉन मैथमेटिकल कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है। आप कई सारे क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में भी आपको मिलेंगे जो फाइनाइट इनफाइनाइट के ऊपर होंगे। यदि मैं रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मैं कहता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 100, तो ये क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है इसमें 100 एलिमेंट है। बट यदि मैं कहता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता हमें। तो इस तरह से हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल खुद से भी लिख सकते हैं, या ऐसा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो हम चेक करके बता सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास अगला जो टाइप है वो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का है। अब ये क्या चीज है भाई, इक्वल, इक्वल तो नाम से क्लियर है, इक्वल सेट मतलब ऐसा दो सेट जिसपे सेम एलिमेंट होते हैं। मैं कह सकता हूं इक्वल सेट को यदि डिफाइन करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स इन टू सेट्स आर सेम कॉल्ड इक्वल सेट्स। ऐसा दो सेट जिसमें एलिमेंट्स सेम हैं, हो सकता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका अलग हो, बट जब आप उसको रोस्टर में कन्वर्ट करोगे तब वहां पे सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। मेरे पास एक सेट ए है, x is such that x belongs to natural number and x is less than equal to 2। ओके, मेरे पास एक दूसरा सेट है, x is such that x is a real number and x square minus 3x plus 2 is equal to 0। अब बताइए, यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे दो आंसर आएगा, 1 एंड 2। तो यदि मैं सेट ए को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो दो एलिमेंट 1 2 आया, एंड सेट बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तब भी 1 2 आया। तो रोस्टर फॉर्म दोनों का सेम है, एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल सेट है। और मैं कह सकता हूं हियर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये दोनों इक्वल सेट है। लाइक तो इक्वल सेट के भी ऐसे मैथमेटिकल नॉन मैथमेटिकल कई एग्जांपल हो सकते हैं। आइडिया सिंपल है, आप जितने भी टाइप्स ऑफ सेट की बात कर रहे हो, आइडिया सिंपल है कि कन्वर्ट दैट सेट बिल्डर इनटू रोस्टर। रोस्टर को देखते ही पता चल जाए कि एम्प्टी सेट है, सिंगलेटन सेट है, इक्वल सेट है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कैसा है, देख के पता चल जाएगा। तो इसलिए रोस्टर फॉर्म पहले कन्वर्ट करो। अब इक्विवेलेंट की बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of elements of two sets are equal। there are equal number of element in two set, दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। एलिमेंट सेम होने से फर्क नहीं पड़ता, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल में बताता हूं, मेरे पास एक सेट सी है, x such that x is a vowel in English alphabet। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा सेट D है, x is such that x is a natural number, x is less than equal to 5। अब देखो इन दोनों में एलिमेंट्स डिफरेंट है, बट
नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। एक से जो वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट ओनली 5 वॉवेल्स आर देयर, मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन बोथ सी एंड डी, so number of elements are same, so we can say both sets are what equivalent set। equal नहीं है, ये equal नहीं है, equivalent। हाँ, जो equal set था वो equivalent भी था। तो every equal sets are also equivalent, but equivalent may or may not be equal। equal sets में एलिमेंट सेम होंगे, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ सेट हमने कंप्लीट कर लिया। मैं फिर से कहता हूं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर आपको मिलता रहे, और आप एक से बढ़ के एक इनोवेटिव कंटेंट को पढ़ते रहो हमारे साथ ऑनलाइन मैथ्स के साथ। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सबसेट्स एंड पावर सेट। व्हाट इज सबसेट? नाम से क्लियर, सबसेट, सबसेट मतलब सेट के अंदर का सेट। मैं इस बात को ऐसा कर सकता हूं, सबसेट का मतलब होता है इफ, मैं इसको डिफाइन करता हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इंक्लूडेड इन सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। मैं कहता हूं, फिर से सुनो, मैं ध्यान से सब समझिए, यहां पे इंपॉर्टेंट बात को नोट करते रहिए। मैंने कहा सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में है। हो सकता है सेट बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, बट सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में है। तो इसका मतलब सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी है, और इसको सिंबॉलिकली हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। राइट, एग्जाम्पल, मैंने कहा सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में। ओके, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेट है, रोस्टर फॉर्म में लेता हूं 1 2 3, और मेरे पास एक दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हो ये सबसेट है, उल्टा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 कैनॉट बी सबसेट ऑफ 1 2 3, बट 1 2 3 कैन बी सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। मतलब मैंने कहा कि पहले वाले सेट का सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी है। राइट, अब क्वेश्चन ये आता है, यदि हमारे पास एक सेट ए है तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं? ओके, ये भी मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए 1 2। कई बार ये क्वेश्चन सेट बिल्डर में होगा, कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक सेट है सेट ए, जिसमें दो एलिमेंट है 1 2। इसमें क्या क्या सबसेट हो सकता है? मैं कह सकता हूं कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो सबका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ 1 2, क्योंकि एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट 1 2 में है। ओके, दूसरा सेट में कहता हूं सेट 1 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट 1 2। बहुत बढ़िया है। फिर मैं कहता हूं सेट 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट 1 2, क्योंकि वो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट सेकंड में होना चाहिए, वो डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, और ये डेफिनेशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2। तो आपने देखा सेट 1 2 के 4 सबसेट हैं, 5, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 1 2। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट in a set containing n elements is 2 to the power n। नंबर सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n। यहाँ पे इस सेट के अंदर दो एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे जी? दो एलिमेंट थे। तो जो कि दो एलिमेंट थे, तो 2 to the power 2 कितने सबसेट होने चाहिए थे? 4 सबसेट होने चाहिए थी, और यहाँ 4 सबसेट है। राइट, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसका फॉर्मूला है 2 to the power n माइनस 1। इसमें एक एलिमेंट कम हो जाता है। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर सबसेट में ये जो लास्ट वाला एक सेट है ना, ये हट जाएगा। लास्ट वाला एक 1 2 1 2 हट जाएगा। उसको हटा करके बाकी जितने सबसेट हैं वो सब सबसेट हैं।
तो सबसेट में तो सब आएगा, बट प्रॉपर सबसेट में एक कम हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला है 2 to the power n माइनस 1। यदि आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, तो 2 to the power 4 माइनस 1 15 सब प्रॉपर सबसेट होंगे, एंड सबसेट कितने होंगे, 16 होंगे। यदि एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट है तो 16 सबसेट होंगे एंड 15 प्रॉपर सबसेट होंगे। तो सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एकदम क्लियर है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें प्रॉपर सबसेट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात थी सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट के बारे में। अब इसमें एक और चीज आती है कि पावर सेट क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो यदि आपके पास कोई सेट है, मान लो एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो मेरे पास एक सेट बी है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है ABC, तो इसमें कितने सबसेट होंगे, 2 to the power 3 मतलब 8 सबसेट होंगे। यदि मैं इसके सभी सबसेट को लिखता हूँ 5, सभी 8 सबसेट को लिखता हूँ, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट ए बी, सेट बी सी, सेट ए सी एंड सेट ए बी सी। काउंट करो कितने हुए, इसलिए मैंने नंबर पहले बता दिए ताकि गलती ना हो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि मैं इन सभी किसी सेट के सभी सबसेट को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं तो इसको हम कहते हैं पावर सेट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय P ऑफ P। इसको हम कहते हैं क्या, पावर सेट। ये पावर सेट ऑफ सेट भी है। तो पावर सेट कोई नई बात नहीं है। और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एलिमेंट इन द पावर सेट, अगेन सेम फॉर्मूला 2 to the power n। तो जो भी सेट है उसके सारे सबसेट को लिखो और उस सभी सबसेट को कॉमा से सेपरेट करके एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दो, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। राइट, अभी तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। चलो, यदि कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। यदि कोई क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड है वो भी लिखो। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगा और एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला टॉपिक हमारे पास है इंटरवल्स। सेट का 2 फॉर्म मैंने आपको बताया, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। एक तीसरा फॉर्म होता है इंटरवल फॉर्म। ये क्या चीज है, 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं। 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट से जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, एंड एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज, ऐसा कोई इंटरवल बनता है तो इसको हम कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। 3 तरह का इंटरवल होता है। इसकी जरूरत क्यों है, जब हमने 2 फॉर्म पढ़ लिया, सेट बिल्डर एंड रोस्टर, तो वाई वी नीड इंटरवल, यस वी नीड इंटरवल। यदि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, मैं कहता हूं कि हमारे पास सेट ए है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लाई बिटवीन 1 to 3। अब आप नहीं बता सकते कि 1 से 3 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे। हाँ, यदि 1 से 3 के बीच में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पूछा जाता तो एग्जैक्ट नंबर पता होता, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता था। बट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस सेट इन द रोस्टर फॉर्म। जहां पे रियल नंबर आता है, जहां पे क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, जहां पे x बिलोंग टू रियल नंबर होता है, that set cannot be represented in roster form because we have infinite real number between any 2 integers। रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1.1 1.2 1.3 1.4 5/4 7/4 13/4 कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर तो इनफाइनाइट है। इन दिस सिचुएशन वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस सेट इनटू इंटरवल फॉर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इस एग्जांपल को इंटरवल में लिखना चाहूं तो दिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज क्लोज इंटरवल 1 to 3। याद रखो, जहां पे सिर्फ लेस देन लगा है वहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगता है, जहां पे लेस देन के साथ इक्वल टू लगा है वहां पे क्लोज इंटरवल लगता है। जहां पे सिर्फ लेस देन है उसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं, जहां पे लेस देन के साथ इक्वल टू पे लगा वहां पे क्लोज कहते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं जिसको इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं कहता हूं x बिलोंग टू रियल नंबर एंड 1 लेस देन x इज लेस देन 3, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, ओपन इंटरवल 1 to 3,
क्योंकि 1 एंड 3 इंक्लूडेड नहीं है। पहले वाले एग्जांपल में क्या था, 1 एंड 3 इंक्लूडेड था तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं, और दूसरे में ओपन लगाया क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है 1 एंड 3। ओके, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज हो। x बिलोंग्स टू ए रियल नंबर and 1 is less than x is less than equal to 3. In this situation we can write it as 1 and 3. तो एक तरफ हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, एक तरफ स्क्वायर लगाया। अटपटा लग रहा है बट ये करेक्ट है। इंटरवल को हम ऐसे ही लिखते हैं। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि क्वेश्चन ऐसा आता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 के साइड क्लोज एंड 3 के साइड ओपन। ये तो हो गया इंटरवल के बाद। बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको इसको बताता हूँ। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़े ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, अब क्या करोगे? हमें इसमें अपर लिमिट पता ही नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x 1 से बड़ा है कहां तक? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नंबर लाइन पे सोचो, 1 से बड़ा कहां तक नहीं पता, अप टू व्हाट, इंफिनिटी। तो यहाँ पे एक नया सिंबल अपनी मर्जी से आपको लेना पड़ेगा। x 1 या 1 से बड़ा तो है बट कहां तक है? अप टू व्हाट, अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी की तरफ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट होगा, बिकॉज इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, वी कैन नॉट फाइंड इंफिनिटी, इसलिए वहां पे हमेशा क्या लगेगा? ओपन इंटरवल, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट, राइट। तो यदि किसी क्वेश्चन में अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों दिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं दिया है तो एक तरफ इन्फिनिटी हो जाएगा। यदि मैं कहता हूँ सेट f हमारे पास एक ऐसा सेट है x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x लेस देन -1, x लेस देन -1 से छोटा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। -1 से छोटा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन इंटरवल फॉर्म। तो आपने देखा कि जिस सेट में सेट बिल्डर फॉर्म रियल नंबर होता है, उन सभी सेट को हम रोस्टर में नहीं बल्कि इंटरवल्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको अगले चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में बहुत सारी जगह पढ़ने वाली, बिकॉज इंटरवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्टली क्वेश्चन आगे के चैप्टर्स में रियल नंबर पे ही होते हैं, वहाँ पे हमें इंटरवल्स ही यूज़ करना पड़ता है, राइट। चलो, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस पहली बार हमने स्टैंडर्ड 1 में ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था ऐसा एक सिंबल होता है जिसका नाम होता है एडिशन। हालांकि आप हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है ये, पर तब बहुत बड़ी बात थी। यदि स्टैंडर्ड 1 के किसी बच्चे को पूछो 5 + 3 क्या होता है, वो बेचारा पहले उंगली पहले रखेगा, पहले पेन वन साइड करेगा। क्या पूछे सर? 5 + 3। अच्छा, 5 + 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 + 3 8 हो गया। समझ? तो ऑपरेशन ऑफ नंबर्स स्टैंडर्ड 1 में बहुत बड़ी बात थी, आज हमारे लिए बहुत ईजी है। और हमने पहली बार सीखा था सिंबल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी तरह सेट्स में जब हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 4 नए सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। पहला सिंबल हमारे पास है यूनियन, दिस इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन का मतलब होता है और, मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन का मतलब होता है और। इसके बाद हमारे पास दूसरा सिंबल होता है, वो होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, राइट। और इसका मतलब होता है बट नॉट। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बट नॉट। एंड इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका मतलब होता है नॉट, राइट। सो और, एंड, बट नॉट एंड नॉट, 4 सिंबल हमारे पास है। यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। इन चारों सिंबल्स का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं।
मैं इस बात को सेट के एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मेरे पास सेट ए है, तो रोस्टर फॉर्म में लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल 1 2 3, और मेरे पास एक सेट बी है जिसमें लिखा हुआ है 2 4 6। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए एंड बी के सभी एलिमेंट्स को ले लो। क्या करो? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए एंड बी के सभी एलिमेंट्स को ले लो, बट एक एलिमेंट एक सेट के अंदर दोबारा रिपीट मत करो। आप सुन रहे हो मेरी बात को? ए एंड बी के सभी एलिमेंट्स को ले लो, 1 2 3, एंड फिर दूसरे सेट में 2 4 6 है, 2 दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि एक बार आ चुका है, 4 6। दिस इज कॉल्ड यूनियन। कभी भी दो या दो से ज्यादा सेट का यूनियन पता करना है तो सारे एलिमेंट्स को ले लेना है, बट एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ओके, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। उन दोनों सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है? कौन सा एलिमेंट है जी? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 2। ये एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकता है। कई बार कोई भी कॉमन नहीं हो सकता, वहां पे एम्प्टी सेट होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सेट ए एंड सेट बी में बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करो? एम्प्टी सेट लिख लो। ओके, अब मैं बात करता हूँ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या कहा था? बट नॉट। मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में तो है बट बी में नहीं है। ए बट नॉट बी, मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट को हटा दो। ए में से, ध्यान सुनो क्या कहा मैंने, ए में से जो बी के एलिमेंट है उसको हटा दो। हटा दिया हमने। ए में से क्या हटा दिया? बी में जो एलिमेंट था। यदि मैं दूसरी तरफ करता हूं बी माइनस ए, तब क्या होगा? बी बट नॉट ए। बी में से ए का सारा एलिमेंट हटा दो, बी में से ए का सारा एलिमेंट हटा दो, जैसे बी बट नॉट ए। आ रही बात समझ में? तो हमने कहा यूनियन इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन फाइंड करना आ गया आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में होगा तब भी कर लो, रोस्टर फॉर्म में होगा तब भी कर लो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो सॉल्व। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हो। स्टेटमेंट क्लियर है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यदि किसी टॉपिक में आपको लग रहा है कि हमें और डिटेल में पढ़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे ऑनलाइन मैथ्स का ऐप का लिंक दिया हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ऑनलाइन मैथ्स टाइप करो या लिंक को क्लिक करो और ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के अंदर मैंने इन्हीं टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में हर तरह के एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। तो यदि आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो और पहले के टॉपिक में आगे जो टॉपिक आने वाला और डिटेल में पढ़ना है, ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड करो, क्लास 11th में अपने आप को रजिस्टर करो, वहाँ देखोगे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को डिटेल में एक एक टाइप के क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अभी जो मैंने यूनियन इंटरसेक्शन बताया ना, इसी चीज को आप वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले एक टॉपिक आपको जानना होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट हैं उस सारे एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। जैसे मान लो हमने भी एग्जांपल लिया था, एक सेट में 1 2 3 है और एक सेट में 2 4 6 है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए एंड बी का सारा एलिमेंट होगा, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है। मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सभी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। एंड यूनिवर्सल सेट को यदि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम एक बड़ा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर यदि आपको दो सेट बनाना है तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसा होना चाहिए जिसमें ए एंड बी ओवरलैप कर रहा हो। यदि यूनिवर्सल सेट के अंदर वेन डायग्राम में आपको 3 सेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आपको ऐसा 3 सेट बनाना है जिससे वो सभी सेट आपस में ठीक से ओवरलैप हो रहे हो, ताकि इन सबका इंटरसेक्शन आप फाइंड कर सको। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 सेट एंड 3 सेट। यूनिवर्सल सेट सबसे पहले बनाना, दैट इज अ रेक्टेंगल, और उनके के अंदर बहुत सारे सेट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। राइट, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि वेन डायग्राम में पूछा क्या जाएगा। मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक काम करो, बताओ ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसा होगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। अभी मैंने आपको बताया था यूनियन का मतलब होता है कि आपको ए एंड बी के सभी एलिमेंट को लेना है।
तो आपको क्या करना है, ए एंड बी लेना है और यहाँ पर आपको ये पोर्शन को सेट कर देना है। सेटेड पोर्शन फाइंड करो, क्या लिख दो, ए एंड बी पूरा ले लो। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। यदि आपसे पूछा जाए बताओ ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम क्या होगा, तो आप फिर से एक वेन डायग्राम बनाओगे, यूनिवर्सल सेट बनाओगे, सेट ए एंड बी को ऐसा बनाओगे ताकि ये दोनों ओवरलैप करें। मैंने कहा कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। ओके, दिस इज द कॉमन पार्ट। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ए माइनस बी, ए बट नॉट बी का वेन डायग्राम बनाओ, जो भी ऑपरेशनल सेट में आपने पढ़ा उन सब का आप वेन डायग्राम बना सकते हो। तो मैंने कहा ए बट नॉट बी, ए देखो, ए बट नॉट बी, ए में से बी को हटा दो, ए में से बी का पार्ट हटा दो, दिस इज कॉल्ड ए बट नॉट बी। यदि मैं कहता हूँ फोर्थ कि आप ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाओ, ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, मतलब यूनिवर्सल सेट पूरा लो बट उसमें से ए मत लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट, मतलब यूनिवर्सल सेट बट नॉट दैट सेट, दिस इज कॉल्ड ए नॉट। ए नॉट का मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड ए नॉट। ए नॉट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज यू माइनस ए, इसको हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में यू बट नॉट ए लिख सकते हैं। ऐसे किसी भी सेट का आप वेन डायग्राम बना सकते हो। ये मैंने 2 सेट के बारे में आपको बताया, इसी तरह आप 3 सेट्स का वेन डायग्राम भी बना सकते हो। ओके, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ए यूनियन बी, ओके, इंटरसेक्शन सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 सेट का बता रहा हूँ एक साथ। ब्रैकेट को ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट को करना है। मैंने कहा कि एक ऐसा वेन डायग्राम बनाइए जिसके अंदर ए यूनियन बी बट इंटरसेक्शन सी आ रहा। ओके, तो यहाँ पे 2 वेन डायग्राम है। पहला वेन डायग्राम ए यूनियन बी का है, दिमाग में सोचो ए यूनियन बी कौन सा होगा, और दूसरा वेन डायग्राम सी का है। अब देखो कि ए यूनियन बी का जो पार्ट है और जो सी का पार्ट है उसमें कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ए यूनियन बी एंड सी। ओके, ए यूनियन बी एंड सी में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, देखो जो मैंने सेट किया। दिस सेटेड पोर्शन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी एंड सी, ए यूनियन बी एंड सी दोनों में जो पार्ट आ रहा है उसको हम कहते हैं कॉमन पार्ट। और नहीं समझ में आ रहा तो 2 पार्ट में दो। वेन डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग एंड सिंपल है यार, बनाओ वेन डायग्राम। आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसका वेन डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हो। लास्ट टॉपिक हमारे पास है इस चैप्टर में, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टी है और उन सभी प्रॉपर्टी को आप वेन डायग्राम या किसी भी एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हो। मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, लिस्ट बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। सबसे पहला हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में 2 चीजें हैं। यदि आप ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करते हो, सॉरी, ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करते हो तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और यदि आप ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हो तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या कहा मैंने, यदि किसी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करो सेट ए आएगा, और किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करो तो सेट ए आएगा। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। ओके, दूसरा लॉ हमारे पास है, इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि यदि किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो सेम सेट आएगा, और यदि किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन किया जाए तो सेम सेट आएगा। बट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी प्रॉपर्टी कहाँ पे एप्लीकेबल है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन में एप्लीकेबल है केवल, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन यूज नहीं किया। ओके, तो इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या हमारे पास है, कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसको कम्यूटेटिव लॉ करते हैं। कम्यूटेटिव, गड़बड़ हो गया था, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि आप ए यूनियन बी का यूनियन करो या बी यूनियन ए का करो, एक ही बात है। आप वेन डायग्राम से देख सकते हो, ए यूनियन बी फाइंड करो या बी यूनियन, क्या फर्क पड़ता है। इंटरसेक्शन में सेम आइडिया, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों एक ही बात है। इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टी 4, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपके नोटबुक एंड पेन लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में
केस बेस्ड में असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बहुत काम आएगा आपको, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी बोर्ड स्कूल का एग्जाम लिख रहे हो। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए यूनियन बी यूनियन सी। ब्रैकेट को हमने चेंज कर दिया है। सेम प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में भी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में दो चीजें होती है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसको मैं लिखता हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इट कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। This is called the distributive property of the first one union over intersection and second one intersection over union। दो तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी आपने मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में भी पढ़ा था जब स्टैंडर्ड 3 में पढ़ रहे थे, राइट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डी मॉर्गन प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस में। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप अपने नोटबुक पे इसको जरूर नोट कर लो। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो। अगला वीडियो, अगला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन आएगा और उसके पहले भी बहुत सारे शॉर्ट कट मेथड, टेक्निक्स, टिप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, राइट। अभी भी आपको लगता है कि इस चैप्टर को और डिटेल में जानना है, मुझे और सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड करके अपने आप को जिस भी क्लास में आप हो उस क्लास में रजिस्टर करिए। आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ डिटेल वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसमें टेस्ट मिलेगा, आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी कर सकते हो अपने आप का चैप्टर वाइज, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।